Good morning, student. Today we start our new topic, commencements of business. In previous video, we study about formation of company. कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है, कंपनी का जो फॉर्मेशन का मीनिंग, एक कंपनी बनती कैसे। तो कंपनी को बनाने की 3 स्टेजेस होती है, प्रमोशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड कॉमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस। इसमें से हमने 2 पूरा हमारे टॉपिक कवर हो गए, प्रमोशन ऑफ कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। टुडे वी स्टार्ट कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कमेंसमेंट्स यानी कि बिजनेस को शुरू करने का एक सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रार से। तो वो कैसे अचीव होता है, एक जो प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पूरा शेयर्स प्राइवेट हैंड में होते हैं, वो इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है, ऐसी कंपनियां जो पब्लिक को शेयर डिवेंचर इशू करती है, उनको कॉमेंसमेंट्स और बिजनेस का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट कॉमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी कैन कॉमेंस अ बिजनेस आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जैसे ही उनको मिलता है, उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी हैज़ टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। बट पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट गेट करना पड़ता है टू स्टार्ट अ बिजनेस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। The certificate of commencement business can be received presenting the following documents before the registrar। और ये जो कॉमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जब हमको रिसीव होता है कंपनी को, जब वो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट करते हैं, तो हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी को रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करना पड़ते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज प्रोस्पेक्टस। ये मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग एक तरीके से इनविटेशन है। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, इतने रुपीज़ वाले। जो भी इंटरेस्टेड पब्लिक है वो एप्लीकेशन दे। तो ये एक तरीके से इनविटेशन होता है पब्लिक का। तो प्रोस्पेक्टस, submission of the prospectus is not essential for a private company, but a public company has to submit a prospectus in the office of registrar। जो आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, जो आप पब्लिक को शेयर्स सेल करने के लिए जो इनविटेशन देंगे, वो आपका प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के यहाँ प्रेजेंट करना पड़ता है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा हो गया प्रोस्पेक्टस। सेकंड डॉक्यूमेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट का मीनिंग होता है जब भी कंपनी अपने शेयर्स वगैरह इशू करती है, तो सपोज़ उसने 1 लाख के शेयर इशू करे, तो उस कंपनी का कुछ मिनिमम कि कम से कम इतने एप्लीकेशन के लिए तो हमारे पास में एप्लीकेशन आ ही जाना चाहिए, यानी इतने इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए कि वो हमारे शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट शो करना पड़ती है कि हमको जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया है उसके अकॉर्डिंग हमको इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है। फॉर द बेटर ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी इट मस्ट हैव अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपल्सरली। इट इज़ कॉल्ड अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन इट्स लेक ऑफ कंपनी कांट अलॉट द शेयर्स। सपोज़ एक कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे हैं 1 लाख के, तो जनरली 90% तक के आपके शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो कंपनी अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। तो अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो कंपनी कांट अलॉट द शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। It is necessary to inform the registrar that the share has been allotted to minimum subscription। और आपको रजिस्ट्रार को बताना भी पड़ता है कि हमने जितने शेयर्स इशू करे हैं उसमें से हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है। तो ये आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी शो करना पड़ती है कि हमको मिनिमम इतना हमने जो शेयर्स इशू करे हैं
उसका लगभग 90% तक हमको अमाउंट रिसीव हो गया है। तो सेकंड है क्वालिफाइंग शेयर्स। क्वालिफाइंग शेयर्स, द डायरेक्टर हैव ऑल्सो bought the qualifying shares so that the directors could understand their liability towards the company. डायरेक्टर्स को कम से कम क्वालिफाइंग शेयर, कुछ अमाउंट के शेयर तो डायरेक्टर्स को ही खरीदना पड़ते हैं। तो डायरेक्टर्स को ये शो करना पड़ता है, बताना पड़ता है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमने मिनिमम क्वालिफाइंग शेयर्स परचेज कर लिए कंपनी के। देयर अमाउंट हैज़ बिन पेड, और वो अमाउंट पे जितने शेयर खरीदे हैं डायरेक्टर्स ने वो अमाउंट भी पेड कर दिए। वन हैज़ टू प्रेजेंट द रिलेटेड सर्टिफिकेट बिफोर द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के यहाँ आपको वो सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ते हैं कि डायरेक्टर्स ने मिनिमम इतने शेयर्स परचेस कर लिए हैं, जितने क्वालिफाइंग शेयर्स होते हैं वो खरीदना पड़ते हैं डायरेक्टर्स को। फोर्थ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Within 120 days of issuing prospectus, the share should be allotted. जो prospectus issue करा है उसके 120 days के अंदर शेयर शुड बी अलॉटेड। पब्लिक को शेयर अलॉट हो जाना चाहिए, डायरेक्टर्स को हो जाना चाहिए। द एड्रेसेस ऑफ द शेयर होल्डर्स, द नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड टू देम एंड इट्स लिस्ट शुड बी सेंड टू बी रजिस्ट्रार। और जो हमारे शेयर होल्डर है उनके एड्रेस, कितने नंबर ऑफ शेयर उनको अलॉट किए हैं, ये हमारा रजिस्ट्रार के पास इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाना चाहिए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट, लिस्टिंग ऑफ शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज। जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो उसको अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना पड़ता है। विदाउट लिस्टेड द शेयर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेच नहीं सकती है। This is declared that the share of the company have been listed in any recognized stock exchange of India. ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा लिए हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स जब कंपनी शो करती है, प्रेजेंट करती है रजिस्ट्रार के यहाँ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ above all the activities the company registrar issue the certificate of commencement of business. जब जो रजिस्ट्रार है वो इन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होता है तब फिर वो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू करके देता है। विद इन 1 year ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट द कंपनी मस्ट कॉमेंस द बिजनेस। और ये जो सर्टिफिकेट इशू होता है, सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आफ्टर द विद इन द 1 year कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता होता है। अदरवाइज अ कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर द कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। और अदरवाइज नहीं तो कोर्ट उस कंपनी को डिसॉल्व कर देती है, उसका लिक्विडेशन कर देती है, ख़त्म कर देती है उसको। आपकी बुक में एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे करके रखा है। कॉमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है अंडर द सेक्शन ऑफ 1491 एंड 2 ऑफ कंपनी एक्ट 1956। यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपको इसका फॉर्मेट पूरा लर्न करना है। अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ बॉर्डर लाइन ऑफ द कंपनी। ब्रैकेट में लिखा है बॉर्डर लाइन के लक्ष्मण रेखा, यानी कंपनी इसमें जो लिखा है उसके बाहर जा कर के काम नहीं कर सकती। ये कंपनी की बॉर्डर लाइन है। इसमें जो रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस लिखी है वो कंपनी को फॉलो करना पड़ती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द चार्टर, rule letter or object letter of the company. It has a description of the company's name, head office, capital clause, rights and liability. Any directors can't cross their rules because this is rules by the Indian Company Act. If the company is public, there must be signature of 7 person। इस पर अगर पब्लिक कंपनी है
तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर 7 पर्सन्स के सिग्नेचर होना चाहिए। एंड इन द कंडीशन ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर शुड बी साइन ऑफ 2 पर्सन के साइन होना चाहिए ऑन इट। इन द लेक ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अ कंपनी कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। अगर कोई कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। These functions which are done crossing the memorandum of association are considered to be void। तो यहाँ पर हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फंक्शंस को कोई भी कंपनी क्रॉस नहीं कर सकती। वेरी वेरी IMP है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मीनिंग आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है। अब इसके बाद हमारा आता है इसके जो कंटेंट होते हैं। हमने देख लिया कि कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल्स को क्रॉस नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स उसके बॉर्डर लाइन से बाहर जाकर के वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कंटेंट क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या इसमें ज़रूरी होता है। कंटेंट और क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956 द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ फॉलोइंग 6 क्लॉजेस। 6 क्लॉजेस होते हैं इसमें। फर्स्ट है नेम क्लॉज। कंपनी इज फ्री इन नेमिंग इटसेल्फ but it should follow 22 principles made by the company legal administrative department of the government of India। जो कंपनी अपना नाम रखने के लिए फ्री है लेकिन उसको 22 प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं। कंपनी शुड नेम इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग कंपनी अपना नाम रख सकती है। दिस शुड बी नो डाउट ऑफ एनी टाइप ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। और ये जो नाम रखना है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता हो या शेयर होल्डर्स या अदर पार्टीज के मन में कोई डाउट क्रिएट करे। कंपनी कान एड विद द टर्म्स लाइक इंपीरियर, क्वीन, गवर्नमेंट, रॉयल। ये जो सारे गवर्नमेंट के डिक्शनरी के वर्ड्स है ये यूज़ नहीं कर सकती। क्राउन, किंग, द कोऑपरेटिव, स्टेट, चार्टर्ड, सेंट्रल, म्युनिसिपल एक्सेट्रा विदाउट गेटिंग द परमिशन। इट नेम शुड बी नॉट रिसेंबल विद एन एग्जिटिंग कंपनी। कोई पुरानी कंपनी से मिलता जुलता नाम या पुरानी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। द पब्लिक कंपनी शुड राइट द टर्म लिमिटेड एंड प्राइवेट कंपनी शुड राइट द टर्म प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी अगर पब्लिक है तो उसको नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा और अगर कंपनी प्राइवेट है तो उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लॉज हो गया हमारा नेम क्लॉज। सेकंड है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी कंपनी को अपना एक हेड ऑफिस बनाना पड़ता है और उस हेड ऑफिस को कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करना पड़ता है। टू क्लियरिफाई द जजमेंट एरिया ऑफ द कंपनी, कि अगर कंपनी को कोई केस हो जाता है तो कंपनी का हेड ऑफिस कौन सा रहेगा। द प्लेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी रिटन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देयर इज नो नीड टू राइट द फुल एड्रेस ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। ओनली द नेम ऑफ दैट स्टेट इज रिटन वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। सिर्फ आपको उस स्टेट का नाम लिखना पड़ता है जहाँ पर कंपनी का हेड ऑफिस होता है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट यानी आपने कंपनी बनाने का उद्देश्य क्या है, is the most important clause of the memorandum of the association. Company should decide the objective very carefully. This determines the working area of the company. Beyond it, a company can't be do any work. Generally, at the end of the object clause, these words are added. Such other works which are related to above objective of their assistant or to be which the company thinks suitable can be performed. यानी आपने ऑब्जेक्टिव तो बता दिए बट उसके अलावा ये बोल देते कि इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा तो वो भी कंपनी करेगी और जो भी कंपनी थिंक सुटेबल, कंपनी जो भी सुटेबल सोचेगी वो उसके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। फोर्थ है लाइबिलिटी क्लॉज।
दिस क्लॉज डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनीज मेंबर। इसमें कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिखी रहती है। बाय शेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड to the face value of the shares taken by them. The liability of member of the company limited by guarantee is equal to the guarantees given by them. Fifth, the capital clause. Under this clause, the authorized capital of the company and price of shares and whether they are equity or preferential etc. describe. यानी कैपिटल क्लॉज में कंपनी की कैपिटल लिखी रहती है कि ये कैपिटल कंपनी की कितनी होगी, कितनी कंपनी की इक्विटी शेयर्स होंगे, कितने कंपनी के प्रेफरेंशियल शेयर्स होंगे। एंड 6, एसोसिएशन क्लॉज और सिग्नेचर्स। The last clause of the memorandum of association is called the association clause and signature. If the company is public, there should be signature at least 7%, 7% के उस पर signature होना चाहिए. And the condition of private company, there should be signature 2% on it before the signature, writing the these members. तो ये आपका हो गया एसोसिएशन क्लॉज। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये पूरा आपको तैयार करना है